नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी देख रहे हैं, इसे पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की बड़ी बड़ी खबरों पर एक नज़र। वित्त मंत्री ने बताया मझोले और लघु उद्योगों को पैकेज से क्या मिलेगा। योगी ने सरकारी कर्मचारियों के 7 तरह के भत्तों पर चलाई कैंची। बीजेपी नेता के जन्मदिन और जैन मुनि की यात्रा में लॉकडाउन की धज्जियां। यूनिसेफ बोला भारत में 6 महीने में हो सकती है 3 लाख बच्चों की मौत। लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा, 47 गिरफ्तार। और आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम विस्तार के साथ। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसकी परतें खोलनी शुरू की हैं। आज उन्होंने बेसिकली एक सेक्टर विशेष के बारे में बात की है। वो लगातार हर दिन अब एक सेक्टर के बारे में बात करेंगी। इसका मतलब है कि आपको एक साथ सारी जानकारी नहीं मिलेगी। आज आपको जो मझोले और लघु उद्योग हैं उनसे जुड़े सेक्टर के बारे में जानकारी मिलेगी। मैं आपको बताता हूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। उन्होंने आर्थिक पैकेज के ब्यौरा देने का सिलसिला शुरू करते हुए MSME यानी मझोले और लघु उद्योगों के लिए उठाए गए 6 कदमों के बारे में जानकारी दी। इसके तहत बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज दिए जाएंगे। संकटग्रस्त SME को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि NPA वाले MSME को भी लोन दिया जाएगा। सरकार ने MSME की परिभाषा में बदलाव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ निवेश या 5 करोड़ के टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर छोटे उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम यानी मझोले मध्य उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 15,000 से कम सैलरी वालों का अगस्त महीने तक EPF का पैसा केंद्र सरकार देगी। कंपनियों और कर्मचारियों को 12% के बजाय 10% पैसा EPF में देना होगा। तो मोटे तौर पर ये बड़ी घोषणाएं थी मझोले और लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए। बड़ी घोषणाएं हैं, लेकिन अभी ये देखना है कि इन घोषणाओं का जो मझोले और लघु उद्योग समस्याएं फेस कर रहे हैं, जो चुनौतियां उनके सामने पैदा हुई हैं, वो किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, नाजुक हो गई है। नोटबंदी के बाद से वो उबर नहीं पाए हैं। नोटबंदी ने उन्हें इस कदर बुरी तरह तोड़ा है कि वो उससे उबर नहीं पाए, और उसके बाद भी सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की है, उनको खड़ा होने में कोई सहारा नहीं दिया है। और अब तकरीबन 4 साल बाद इस तरह का कोई उपाय हो रहा है, तो वो कितना सक्षम है इन सहायता का फ़ायदा उठाने में, तो ये अभी एक देखने की बात है। दूसरी बात ये है कि ये जितना पैसा कहा जा रहा है उसमें से कितना दिया जाएगा, इसको लेकर भी चिंता का और संदेहों का वातावरण है, क्योंकि ये सरकार कहती कुछ है और करनी में उसके फ़र्क होता है। जो दावे किए जाते हैं और जो असल में होता है उसमें फ़र्क होता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने वाली बात होगी। कुछ और चीज़ें निर्मला सीतारमण ने कही, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये भी बताया कि 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, जिसका मतलब है कि जो छोटे उद्योग हैं वो भी compete कर सकें। ग्लोबल बड़ी कंपनियों से compete नहीं कर पाती, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हाईवे रेलवे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे लोगों को वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब कोरोना की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुआ है, जाहिर है कि सारे प्रोजेक्ट को अब और अधिक समय चाहिए होगा। सारी गतिविधियाँ अभी ठप हैं, महीने 2 महीने 3 महीने और भी उन पर असर पड़ने की संभावना है। NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए 30,000 करोड़ का
प्रावधान किया गया। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने एक बेहद अहम कदम उठाते हुए आयकर रिटर्न की तारीख भी बढ़ा दी है। अब 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न जमा कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर आज ये घोषणाएं हुई हैं। इन घोषणाओं को अभी आंकड़ों में और अर्थशास्त्रियों के जरिए परखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में और घोषणाओं में बताई जाती हैं जो हकीकत में जिनको सही होने में, साकार होने में बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं और बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं। इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और हमें अभी ये जो पूरा पैकेज 20 लाख करोड़ का कहा गया है, इसमें असल में क्या होगा, कितना होगा, ये भी अभी देखा जाना है। जो मोटे तौर पर निकल कर सामने आ रहा है कि दरअसल 20 लाख करोड़ में से करीब 9,75,000 करोड़ रुपए की रियायतें पहले दी जा चुकी हैं, उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है। कुछ रिजर्व बैंक ने मार्केट में तरलता बढ़ाने के लिए और कुछ 1,70,000 करोड़ का जो अनाउंसमेंट था मार्च में वित्त मंत्री की तरफ से, वो तो केवल 10 लाख करोड़ के आसपास अभी का हिसाब बताता है। हो सकता है ये और भी कम हो। अगर इसमें कुछ पुरानी स्कीम का पैसा भी जोड़ा जा रहा होगा तो ये धीरे धीरे परतें खुलेंगी आने वाले दिनों में। इसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। और अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा और वहाँ नीचे एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक कीजिएगा। अब मैं बता दूं कि हमारे आपके संबंध को मजबूत बनाने के लिए ये कवायद ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप ही करेंगे। अगली खबर लेते हैं। योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 7 तरह के भत्तों पर कैंची चला दी है। इसमें पुलिस विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। कोरोना संकट के कारण सामने आई आर्थिक मुसीबतों का सामना कर रही उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से वो साल भर में कम से कम 1,500 करोड़ रुपए बचा पाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने इन भत्तों को 1 साल तक के लिए रोक दिया था, लेकिन समीक्षा करने के बाद एक सूचना जारी करके इन सभी भत्तों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इससे पहले यूपी सरकार ने केंद्र की तर्ज पर करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का डीए और 11.82 लाख पेंशनर के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी। ये एक बहुत ही कड़ा कदम है, बल्कि ये मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी कदम है। इसके बारे में पहले भी आवाज़ उठाई जाती रही है। कहा गया है कि इस समय ये वर्ग इस कोरोना संकट की वजह से बहुत त्रस्त हैं, उनके खर्चे बढ़े हैं, उनके भविष्य में एक अनिश्चितता आ गई है और इस सूरत में अगर उनके भत्तों में कटौती की जा रही है तो ये इन पर और भी भारी पड़ेगा। तो इन वर्गों पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए था। इन वर्गों की तरफ से भी मांग उठाई थी कि ये महंगाई भत्ते को जो रोका गया है उसे बहाल किया जाए, लेकिन लगता है कि योगी सरकार कर्मचारियों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो उन मदों से, उन ज़रियों से धन इकट्ठा करने की कोशिश नहीं कर रही है जहां से ज़्यादा धन आ सकता है, जो वेल्थ टैक्स लग सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है बड़े लोगों पर, उससे धन लाने की कोशिश नहीं कर रही है। तो इस पूरे संकट काल में भी जो सारा बोझ है वो आम आदमियों पर डाला जा रहा है, मजदूरों पर डाला जा रहा है, कर्मचारी वर्ग पर डाला जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जो सरकार आम आदमी की सरकार होने का दावा करती है, वो सत्ता में आने के बाद आम आदमियों के खिलाफ ही कदम पर कदम उठाए जा रही है और कहीं कोई शिकन नहीं है, ना योगी जी के माथे पर, ना इस सरकार के माथे पर और ना ही केंद्र सरकार के माथे पर। वो भी इसी तरह से इस तरह के कदम उठाने से बाज नहीं आ रही है। बहुत दुखद है ये। और आइए अब आज की तीसरी बड़ी खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लॉकडाउन के नियमों के पालन करने की अपील को आम जनता ने तो काफ़ी हद तक माना है, लेकिन बीजेपी नेता ही इधर उधर गाहे बगाहे उसकी धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए हैं। इस बार गुजरात के बड़ोदरा से बीजेपी नेता अनिल परमार ने अपने जन्मदिन पर जमकर जश्न मनाया और डीजे बजाया। आधी रात को गली में मनाए गए इस जश्न में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया गया और जश्न में कोई भी मास्क नहीं पहना था। वहीं जब ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और नेता समेत 7 लोगों को उसने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, इससे पहले भी कई बार बीजेपी नेताओं द्वारा ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए जाने की खबरें आती रही हैं। इनमें महाराष्ट्र के वर्धा से बीजेपी विधायक दादा
राव केचे हों और तेलंगाना से बीजेपी विधायक राजा सिंह, ये सब शामिल हैं। तो एक एक करके ये बीजेपी के नेता जो सत्ता में हैं, गुजरात में भी सत्ता में हैं, केंद्र में भी सत्ता में हैं, वही लोग एक एक करके ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिससे लॉकडाउन मजाक बन रहा है। ये जिनकी जिम्मेदारी है कि वो लॉकडाउन को इन्फोर्स करें, लोगों में लॉकडाउन को फॉलो करने के लिए एक मॉडल कायम करें, एक आदर्श बनाएं, वही बार बार इनको तोड़ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कई बार, ये जैसा कि इंदौर में हुआ, वहाँ के सांसद ने, वहाँ के विधायक ने किया। वहाँ जब सरकार बन रही थी उस समय किस तरह से हुआ, मंत्रिमंडल की बैठकों में हुआ, तमाम तरह के जो इस तरह के काम हुए हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, वो शर्मनाक हैं। वो प्रधानमंत्री की अपील का मजाक उड़ाने वाले हैं और इस पूरे लॉकडाउन में एक गलत नज़ीर पेश करते हैं, गलत उदाहरण पेश करते हैं उनके लिए जो बहाने ढूंढते रहते हैं लॉकडाउन को तोड़ने का। तो ये इस तरह के नेताओं पर पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दुखद पक्ष इसका ये है कि जितने भी नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की हरकतें की हैं, उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इसी से तरह की एक और घटना लेते हैं जो सागर की है। मध्य प्रदेश के सागर से भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की खबर आई है। यहाँ जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज की अगवानी के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन के बीच मुनि की अगवानी को सागर जिला प्रशासन ने क्यों और कैसे अनुमति दे दी। यदि मुनि को अनुमति दे दी भी गई थी, क्योंकि वो विहार वगैरह के लिए निकलते हैं, तो इतने सारे लोगों को सड़कों पर उतरने की इजाज़त कैसे दी गई, और उतरे तो उनके खिलाफ प्रशासन ने, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। तो ये एक समुदाय विशेष को पहले टारगेट किया जाता था, किया गया लंबे समय तक, कि वो लॉकडाउन को पालन नहीं कर रही है या कोरोना वायरस के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका उल्लंघन कर रही है। अब दूसरे समाजों से भी लगातार इस तरह की खबरें आई हैं। जो समाज अपने आप को बड़ा अनुशासित बताते थे, वो भी इस तरह की गतिविधियों में, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे अब जैन भी इसमें शामिल हो गए, तो सारे धर्मों के लोगों ने इस लॉकडाउन में वो किया है जिसके लिए वो दूसरों को दोष देते थे, और उन्होंने खुद इसी तरह की हरकतें की हैं। बहुत ही दुखद है कि ये परहित दूसरों को तो आप उपदेश बहुत देते हैं लेकिन खुद उन पर पालन नहीं करते हैं। ये एक उदाहरण है जो सागर ने भी प्रस्तुत कर दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं। आज की चौथी खबर, कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच एक और झटका देने वाली बड़ी बुरी खबर है। संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनिसेफ ने आशंका जताई है कि भारत में अगले 6 महीने में 5 साल तक की उम्र के 3 लाख बच्चों की मौत हो सकती है। बता दें, ये मौतें कोरोना वायरस से अलग हैं। यूनिसेफ के मुताबिक पूरे दक्षिण एशिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा 4,40,000 तक पहुंच सकता है। इनमें सबसे ज़्यादा मौतें भारत में ही होने का अनुमान लगाया गया है। यूनिसेफ का मानना है कि कोविड-19 के संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ पड़ा है जो बच्चों के इलाज में चुनौती पैदा कर रहा है, और भारत में स्वास्थ्य प्रणाली कमज़ोर होने के कारण मौतें ज़्यादा होंगी। तो हमारी जो पूरी स्वास्थ्य तंत्र है, स्वास्थ्य प्रणाली है, उसके कमज़ोर होने के, उसके लचर होने का ये नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा कि अगले 6 महीनों में हमारे देश में 5 साल से कम उम्र के 3 लाख बच्चे मौत के शिकार हो सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य तंत्र बहुत कम है, कमज़ोर है, अस्पताल कम हैं, डॉक्टर कम हैं, नर्सेस कम हैं, और जाहिर है कि वो जब उनको पूरा कोरोना से लड़ाई में झोंक दिया गया है तो इन बच्चों की देखभाल के लिए लोग कहाँ रह गए हैं। तो सुविधाएं भी कम हैं हॉस्पिटल्स में, और ये पूरे इस कोरोना क्राइसिस ने हमारे स्वास्थ्य प्रणाली को उधेड़ कर रख दिया है, उसको पूरी तरह से उजागर कर दिया है कि कितनी कमज़ोर है, कितनी हमने उसको कमज़ोर बना दिया है पिछले 2-3 दशकों में, ख़ास तौर पर क्योंकि हमने एक नीतिगत फैसला लेते हुए निजी क्षेत्र पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र है उसको तबाह कर दिया। अब इसका सबक अगर सरकार नहीं लेती है, इस दिशा में कदम नहीं उठाती है, और ये जो बड़ा
पैकेज की धूमधाम से घोषणा की गई है उसमें इसके लिए कुछ अगर प्रोविज़न नहीं है तो ये बहुत दुखद होगा। इन 3 लाख बच्चों की जान बचाने के लिए सरकार को अभी से कोई प्रयास शुरू कर देना चाहिए। और अब आज की अंतिम खबर, कोरोना वायरस के संकट के दौरान भी पश्चिम बंगाल लगातार सुलग रहा है। हुगली जिले के तेलनीपाड़ा इलाके में 2 समुदायों के बीच रविवार से शुरू हुई झड़पें मंगलवार को और भड़क गईं। दोपहर को कुछ लोगों ने इस इलाके में बम भी फोड़े। पुलिस का कहना है कि मंगलवार को हुई हिंसा योजना बनाकर की गई थी। दोनों समुदायों के लोगों के पास हथियार और बम थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अब तक इस मामले में 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब हालात नियंत्रण में हैं। बताया गया कि इस टकराव का कारण पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए लोगों का एक कंटेनमेंट जोन से दूसरे जोन में जाना है। तो बहाने कई हो सकते हैं, दंगों के, फसाद के, लड़ाई झगड़ों के, हिंसा के बहाने कई ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम तनाव खूब बढ़ा दिया गया है। लगातार इसको उकसाया गया है। ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जब से वहाँ पर अपनी ताकत थोड़ा बढ़ाई है और उसे ये उम्मीद लगने लगी है कि वो सत्ता में भी आ सकती है, तब से वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का कार्ड खेल रही है। हिंदू मुसलमानों के बीच नफ़रत की खाई पैदा कर रही है और जाहिर है कि जब नफ़रत बढ़ती है तो छोटी छोटी चीज़ों पर भी टकराव होने लगती है, हिंसा होने लगती है और फिर उसको संभालना किसी भी राज्य सरकार या प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस मामले में सरकार को और चौकन्ना रहना चाहिए और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि वो उन्हें इसी रास्ते पर चलना है और अगर केंद्र में भी उनकी सरकार है तब तो रोकना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव तक ये पोलराइजेशन की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति वहाँ ज़ोर पकड़ती रहेगी और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में और भी टकराव हो सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। तो राज्य सरकार को और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा और भी सावधान रहना पड़ेगा और भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मित्रों, ये था आज की खबरों का विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। उम्मीद है कि आपको आज का सुनिए सच पसंद आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कल सुनिए सच में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।